हेलो फ्रेंड्स, टारगेट पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हीट की 2 वीडियो डिस्कस की हुई हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या होते हैं, तापमापी कितने होते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमने स्टार्ट किया हुआ था। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब ऊष्मा का संचरण, जो कि स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से एक टॉपिक हमारा हो गया है कंडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का चालन हो चुका है, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कन्वेक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का संवहन। एक्चुअली ऊष्मा का संवहन होता क्या है, व्हेन द हीट फ्लोज बिटवीन फ्लोइंग फ्लूइड लाइक एयर एंड वाटर एंड अ सॉलिड बॉडी। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह प्रवाहित तरल तथा एक ठोस पिंड के मध्य होता है। जैसे गर्मियों में हमें गर्मी लगती है, सर्दियों में हमें सर्दी लगती है। हम क्या हैं, हमने मान लिया हम क्या हैं, खुद को हम एक सॉलिड बॉडी मान रहे हैं, और आसपास की जो हमारी एयर है वो हमारी क्या है, फ्लोइंग फ्लूइड है। ठीक है भाई। तो ठंडियों में हमें ठंड क्यों लगती है, क्योंकि हमारे अंदर की हीट जो कि सॉलिड बॉडी है वो कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, कहाँ संचरित हो रही है, एटमॉस्फेयर में हो रही है। इसीलिए बॉडी हमारी क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। गर्मियों में हमें गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। इसलिए हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो की ओर होता है। ठीक है। तो कन्वेक्शन ऑफ हीट के ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन ऑफ हीट के जो एग्जाम्पल हैं कि ठंडियों में ठंड का लगना और गर्मियों में गर्मी का लगना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। बेसिकली जो कन्वेक्शन है, ऊष्मा का जो संवहन है, 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन, दूसरा हमारा क्या होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन। पहला क्या है, नेचुरल या फिर फ्री कन्वेक्शन, दूसरा हमारा क्या है, फोर्स्ड कन्वेक्शन है। प्राकृतिक अथवा मुक्त संवहन, दूसरा हमारा क्या है, बलपूर्वक संवहन है। प्राकृतिक संवहन जो होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ये क्यों होता है, घनत्व में अंतर के कारण ये हमारा होता है। ठीक है भाई। जैसे रूम में चाय रख दो, चाय का ठंडा हो जाना, गर्म तवे का ठंडा हो जाना, ये हमारे क्या नेचुरल प्रोसेस है। अब जो गर्म तवा है उसको हम पानी में डाल दें, उसके बाद पानी फ्लो कर दें, तो ये क्या हो गया, फोर्सफुल हो गया। ये क्या हो गया, फोर्स्ड कन्वेक्शन हो गया, बलपूर्वक कराया हमने। उस पर हम क्या क्या कर रहे हैं, फ़ैन चला दिया, जो हमारा गर्म तवा है उसको फ़ैन के नीचे रख दिया, ब्लोअर के नीचे रख दिया, फ्लोइंग वाटर यूज़ किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। इसको भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए, अगर अगला हमारा क्या है, रेडिएशन ऑफ हीट, ऊष्मा का विकिरण है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए संचरण, ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऊष्मा के चालन तथा संवहन के लिए हमें क्या, माध्यम की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 बॉडी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। लेकिन रेडिएशन जो है हमारा क्या है, इसमें अगर मीडियम हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मीडियम नहीं है तभी हमारा रेडिएशन हो सकता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सूर्य के प्रकाश का धरती पर आना, ये क्या रेडिएशन है। जब सूर्य का प्रकाश अर्थ पे आता है तो 8 मिनट लेता है। पहले तो वो अंतरिक्ष में रहता है, अंतरिक्ष में कोई मीडियम है क्या, बिल्कुल वैक्यूम है, निर्वात है। तो वहाँ पर तो देखो, वहाँ पे मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं रही। फिर अर्थ पे आया तो यहाँ पे मीडियम हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है हमारा क्या, मीडियम है। ठीक है। तो रेडिएशन होता क्या है, इसके लिए हमें कोई किसी भी माध्यम की, किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है भाई। होता क्या है, जितनी बॉडी जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितनी भी बॉडीज़ हैं, जिन बॉडीज़ का टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर, वो क्या करते हैं, हीट एमिट करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं। ठीक है। अबव 0 केल्विन ऑल बॉडी एमिट्स थर्मल रेडिएशन। 0 केल्विन के ऊपर जितने भी पिंड हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है भाई। रेडिएशन समझ में आ गया कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 0 केल्विन के ऊपर जितनी भी बॉडीज़ हैं वो क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। चलिए, एक वर्ड आता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। क्लियर हो रहा है, परफेक्ट मतलब ये पूर्ण रूप से क्या होगी, आदर्श होगी। तो आदर्श कृष्णिका या परफेक्टली ब्लैक बॉडी की कंडीशन कितनी होती है, 3 कंडीशन होती है। ये आइडियल एमिटर होगा, आदर्श उत्सर्जक होगा, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर होगी सब कुछ क्या कर देगा, सब कुछ ये क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है। परफेक्टली एब्जॉर्बर होगा, पूर्णतः अवशोषक होगा, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसके ऊपर डालोगे, जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसको दोगे, वो क्या करे, सारी की सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके लिए क्या, ई लेमडा एमिसिव पावर फॉर अ गिवन वेवलेंथ,
दी गए तरंगदैर्घ्य के लिए ई लैम्डा का मान कितना होता है, हमेशा 1 आएगा। एग्जाम्पल इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, फेरी ब्लैक बॉडी। एक फेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बॉडी ब्लैक बॉडी बनाई थी, ठीक है भाई। दूसरा हमारा क्या, सन। सन भी हमारा का सबसे अच्छा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक हो गया। प्लेटिनम ब्लैक, ये हमारे क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। एक होता है फ्रेश स्नो, ताजी जो बर्फ है, ये भी हमारी क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जो फ्रेश स्नो, फ्रेश स्नो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा सन का जो एग्जांपल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है भाई। तो रेडिएशन हमने कंप्लीट कर लिया है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका हमने कंप्लीट कर लिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अब लॉज ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के जो नियम हैं, विकिरण के कौन कौन से नियम लागू होते हैं उनको देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी निश्चित ताप पर किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए, किसी निश्चित ताप पर किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए ऊष्मीय विकिरणों के लिए विकिरण क्षमता तथा अवशोषण क्षमता का मान सदैव नियत रहता है, जो कि किसके बराबर होता है, पूर्ण, इसका मान पूर्ण आदर्श कृष्णिका के विकिरण क्षमता ई लैम्डा के बराबर होता है। मतलब क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसको भी क्लियर कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं, स्टीफेंस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉ है, स्टीफेन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, पिंड के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, पिंड के प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का मान परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। क्या बोला गया, टोटल रेडिएशन एनर्जी emitted per second per unit surface area of a black body is proportional to the फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनता है, ई इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा क्या है यहाँ पर, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन के पावर 4। जो सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखिए, इसका यूनिट याद रखिए और इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। वॉट कितना होता है, ml स्क्वायर टी इनवर्सरी, मीटर स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो ll स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। थीटा केल्विन क्या रखेंगे, थीटा की पावर -4 ऊपर चला जाएगा। तो इसकी यूनिट को और डायमेंशन को रख लीजिए, जरूर आएगा, ठीक है भाई। तो स्टीफेंस लॉ समझ में आ गया। अगर एरिया h गिवन है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड एमिट होगी, h बराबर कितना आएगा, सिग्मा टी की पावर 4 और एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये क्या हीट फ्लो रेट है, ऊष्मा प्रवाह की दर है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है, इसी में स्टीफेंस लॉ में क्या बोला गया, अगर हमारे पास ब्लैक बॉडी ना हो गए, क्या हो जाए, नॉन ब्लैक बॉडी हो जाए, पूर्ण की अगर वो पिंड ले रहे हैं जिस जो कि क्या पूर्ण कृष्णिका नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, हमारा फॉर्मूला लगेगा ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 तो रहेगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, एमिसिविटी जो विकिरणशीलता है इससे मल्टीप्लाई और कर देंगे। हर बॉडी की एमिसिविटी विकिरणशीलता का मान अलग अलग होता है, ठीक है। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ठीक। अगर दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अगर दो बॉडी एक दूसरे के पास में रखी हुई है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो इनके बीच जो हीट का इंटरेक्शन होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा, हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऊष्मा प्रवाह की दर प्रति सेकंड प्रति समय प्रति एकांक क्षेत्रफल में वैल्यू कितनी आएगी, ई सिग्मा, ई इक्वल टू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई से लो हो रहा है, यूनिट क्या आएगा इसका, वॉट आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड लॉ जो है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। इस पे नेवी में तो क्वेश्चन आया था, एयरफोर्स का एक्सक्लूड में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें साफ साफ है, अगर कोई वस्तु को हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया, अगर किसी बॉडी को एटमॉस्फेयर में रख दिया तो क्या होगी, वो कूल होगी, मतलब ठंडी होगी। तो क्या होगा, वस्तु या पिंड के शीतलन की दर, वस्तु या पिंड के शीतलन की दर, शीतलन की दर उसके ताप व परिवेश के ताप के बीच के तापांतर के समानुपाती होगी। अगर किसी बॉडी को हमने एटमॉस्फेयर में रख दिया तो उस बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो हीट जो फ्लो होगी बॉडी से एटमॉस्फेयर में जाएगी,
तो बॉडी के कूलिंग जो रेट होगा, कूलिंग रेट क्या होगा, दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती हो गया। व्हेन अ हॉट बॉडी इज कूल्ड इन एयर, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। समझ में आया? दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। ये जो नियम है, यह नियम तापांतर कम होने की स्थिति में लागू होता है। हाइयर टेम्परेचर है तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन लगेगा, वो फॉर्मूले यूज होंगे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है, अगर किसी बॉडी को उठा के एटमॉस्फेयर में रख दिया, जो अब एटमॉस्फेयर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वातावरण कंडीशन के अनुसार जो उसको हीट लॉस होती है, उस पर कौन सा नियम लागू होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। सपोज T1 समय में, स्मॉल T1 समय में टेम्परेचर था T1, कैपिटल T1, और T2 समय में टेम्परेचर हो गया T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया, T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T क्या है हमारा, टाइम डिफरेंस, समयांतराल है, बराबर कैपिटल K इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस का T0। T0 हमारा क्या होगा, T0 हमारा एम्बियंट टेम्परेचर है, वातावरण का तापमान है। और कैपिटल के हमारा क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट, कैपिटल के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जो बॉडी है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ऊष्मा चालकता गुणांक पता होगा, अपॉन m इंटू सी मास, और उसके स्पेसिफिक हीट विषय ऊष्मा के गुणनफल के भाग को क्या बोलोगे, के निकालें। कैपिटल के का मान कैसे निकालोगे, स्मॉल के अपॉन m इंटू से। स्मॉल के क्या है यहाँ, ऊष्मा चालकता गुणांक, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, m क्या है बॉडी का मास, और c क्या है हमारा है स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है। इस पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है, इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है। इसका न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है। बीच में बोला गया कि पहले 10 सेकेंड, प्रथम 10 सेकेंड में टेम्परेचर 30 से हो गया 20, अगले 10 सेकेंड में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, ये टेम्परेचर निकालने को आ जाएगा, टाइम निकालने को आ जाएगा। तो आराम से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला लॉ है हमारा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम है। ठीक है भाई, वीन जो थे हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एमिसिव पावर और वेवलेंथ में एक ग्राफ ड्रॉ किया था। एमिसिव पावर E में और लैम्डा में एक ग्राफ ड्रॉ किया था। उन्होंने क्या देखा कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या देखा उन्हें, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट ले ली कि डिफरेंट वेवलेंथ की तुम्हारी क्या होती हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी एमिट होती है। ठीक, तो उन्होंने क्या था, किसी पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो कोई एक ऐसी एक वेव आएगी जिसका वेवलेंथ क्या होगा, इसमें सबसे मैक्सिमम होगा। तो उन्होंने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। लैम्डा m इंटू टी का वैल्यू क्या रहेगा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब नियत रहेगा। लैम्डा m क्या है, किसी दी हुए टेम्परेचर पर मैक्सिमम वेवलेंथ है, जिस पर एनर्जी हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ऊर्जा अधिकतम होगी। लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू क्या आता है, बी आता है। बी हमारा क्या है यहाँ पर, वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वीन विस्थापन नियतांक है। इसकी वैल्यू याद रखिए 2900 माइक्रोमीटर केल्विन, या फिर 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन होती है। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोमीटर लगाओ, ध्यान दीजिएगा। या तो ऐसे कितना होगा, 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन आएगा। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका बेसिकली हमारा यूज़ कहाँ होता है भाई, इसका यूज़ होता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन, मून, प्लेनेट एंड स्टार। क्या करते हैं, या सूर्य का, चंद्रमा का, जो ग्रह हैं और जो हमारे तारे, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है, सन का टेम्परेचर कितना होता है, सतह पर सन का टेम्परेचर कितना होता है, सरफेस टेम्परेचर कितना होता है ऑप्शन, इसका याद रखेंगे, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन कितना होता है, 6100 केल्विन, 6100 केल्विन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। टेम्परेचर ऑफ मून कितना होता है, 200 केल्विन। इन वैल्यू का यूज़ करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि सन से कितनी वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ आ रही है, या मून से कौन सी वेवलेंथ की लाइट बाहर आ रही है या एनर्जी बाहर आ रही है। ठीक है भाई, इस टाइप से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊष्मा का संचरण यहाँ से कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, जिसमें क्या करेगी, अब ऊष्मा का हम क्या करेंगे, ऊष्मा के फ्लो की बात करेंगे। मतलब अगर किसी बॉडी को अगर हम हीट दे रहे हैं तो क्या इस हीट का यूटिलाइजेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, हम उसकी बात करने आ रहे हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी है। इसमें क्या करेंगे, अगर मैंने किसी बॉडी को हीट दी है, ऊष्मा दी है, तो वो उस हीट का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। कुछ पार्ट हो सकता है इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में चला जाए, बॉडी क्या करे, कुछ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर ले, या फिर कुछ क्या हो जाएगा, और कुछ एनर्जी क्या होती है, वर्क में यूज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ऊष्मा गतिकी में थर्मोडायनेमिक्स में पहला हमारा नियम कौन सा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम है। क्वेश्चन बनता है ऊष्मा गतिकी का जो शून्य नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसने इसको खोजा था। आर.एच. फाउलर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। था क्या एक्चुअल में, ये नियम क्या था, क्या क्या बोला गया, अगर दो पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ तापीय साम्यावस्था में हैं तो दोनों पिंड आपस में भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली, देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यदि दो निकाय या दो पिंड अलग अलग तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हों तो दोनों निकाय भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। जैसे सपोज एग्जांपल देखिए, हमारा बॉडी ए जो है, पिंड ए है जो पिंड सी के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और पिंड बी, बॉडी बी भी पिंड बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या बोल दिया, अगर ए सी के साथ और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तापीय साम्यावस्था में है, तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में तापीय साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि थर्मोमीटर जो है, तापमापी, किस सिद्धांत प्रकार का था, थर्मोमीटर फॉलोज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोमीटर ताप हमारा क्या, ऊष्मा गतिकी के शून्य नियम पर आधारित। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। देखो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर का पालन करता है। इस नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार निकाय को सिस्टम को दी गई ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में तथा शेष निकाय द्वारा कार्य करने में उपयोग होती है। This law is based on law of conservation of energy. According to this law, the amount of heat Q is given to a system is used to increase the internal energy delta U of the system and the rest in doing work W by the system. ठीक है, अच्छा तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनता है, हमने कितनी हीट दी, Q हीट दी, तो Q बराबर कितना है, डेल्टा U। कुछ पार्ट क्या हो रहा है, अगर हम किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, Q हीट दे रहे हैं, तो कुछ पार्ट क्या हो रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी राइज करेगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा राइज करेगा, और जो बच्चे का पार्ट वो क्या करेगा, वर्क करेगा, डब्लू करेगा। डी कितनी, क्यू कहाँ यूज हुई, डेल्टा यू के फॉर्म में यूज हुई और डब्लू के फॉर्म में। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, डी ऊष्मा बराबर ली की ऊष्मा, तो क्यू बराबर कितना हो गया, डेल्टा यू प्लस डब्लू हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है, क्या, साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिस्टम को हीट देंगे, हीट इज गिवन टू सिस्टम, तो हमारे लिए क्या होगा, क्यू पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम से हम हीट लेंगे, निकाय से ली गई ऊष्मा, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो हमारे लिए वर्क कैसा रहेगा, कार्य कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर कार्य करोगे तो क्या रहेगा भाई, वर्क हमारा निगेटिव रहेगा। निकाय पर कार्य करना, निकाय द्वारा कार्य करना, बिल्कुल से समझ लेते हैं। सपोज एक पिस्टन सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने इसको ब्लॉक कर रखा है, हमने इसको हीट दी, अगर ये ब्लॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर, ये तुम्हारा जो इसको हमने ऑब्स्टिकल दिया है, इस पर जो प्लेट रखी है, अगर ऊपर की ओर मूव कर रही है, मतलब क्या करे, अंदर की गैस इस प्लेट पर काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। सपोज हम इस प्लेट को, जो हमने प्लेट रखी उसको ऊपर से बॉडी को कंप्रेस करते नीचे दबा रहे हैं, तो अंदर गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी ना, गैस पर कार्य कर रहे हैं। पहले वाले केस में गैस द्वारा कार्य था तो पॉजिटिव था, अगर गैस पर कार्य करोगे, उसको कंप्रेस करोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मतलब तो यहाँ से क्लियर होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस हमारा क्या होगा, अगर विस्तार होगा
सिस्टम में विस्तार होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा क्या है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। कंप्रेशन प्रोसेस क्या है, अगर उसको संकुचित करोगे, उसको दबाओगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोसेस होते हैं, उनको अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना, इट इज़ डैम श्योर, कंपलसरी क्वेश्चन आना ही आना। तो पहला प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या होगा, ऐसा प्रोसेस इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, बराबर हो। जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर ख़त्म हो जाए तो ये क्या बन गया, साइक्लिक बन गया। ये क्या बन गया, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर हो जाए। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे बंद कर दिया। देखो तो सर्किल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये हमारे क्या हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। वृत्त, आयत या वर्ग या फिर त्रिभुज, ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है भाई, चलिए इसको देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट राशि कौन सी है, नियत राशि कौन सी, इस सीरीज को जरूर याद रखिए आप। इस पूरी जो टेबल है इसको जरूर याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आराम से याद कर सकते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या रहेगा, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पे जो टेम्परेचर होगा दोनों के दोनों क्या होने वाले, बराबर होने वाले। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट दो किस में जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में जाएगी। क्यू जितनी दोगे, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कैसे निकालो, डेल्टा यू कितना होता है साइक्लिक प्रोसेस में, डेल्टा यू का मान कितना होता है चक्रीय प्रक्रम में, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान कितना होता है, शून्य होता है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। चूंकि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर टेम्परेचर बराबर है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आने वाला, जीरो। तो क्वेश्चन बनता है पहला क्वेश्चन कि साइक्लिक प्रोसेस में कौन सी राशि नियत होती है। तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। जितनी अमाउंट ऑफ हीट दोगे किस में जाएगी, वर्क डन में जाएगी। जितनी हीट दोगे उतना ही हमें कार्य मिलेगा। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान कितना है, शून्य है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, जो हमारा कर्व है, जो हमारा वक्र बंद वक्र बना हो, उसका क्षेत्रफल निकाल तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विलगित निकाय क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, अगर किसी बॉडी को सिस्टम से उठाकर अलग कर दिया जाए तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से सिस्टम से हमने उसको बाइकआउट कर दिया, अलग कर दिया। सपोज एक क्लास में 100 बच्चे बैठे थे, एक बच्चे को उठा के हमने क्या कर दिया, उसको ग्राउंड में भेज दिया। तो जो हमारी क्लास थी, सिस्टम थी, उसमें से एक बच्चे को अगर ग्राउंड में भेजा तो उस बच्चे को हमने क्या कर दिया, पूरे सिस्टम से आइसोलेट करा दिया, विलगित करा दिया। ठीक है भाई, आइसोलेट सिस्टम में क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा चेंज जो है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या रहता है, जीरो रहता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, जीरो होता है। मतलब क्या होगा, अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो है तो मतलब आंतरिक ऊर्जा क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर, हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन, ऊष्मा का आदान प्रदान और कार्य का आदान प्रदान यहाँ पर शून्य होता है। ठीक है, आइसोलेट सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हमारा, स्पेस, अंतरिक्ष हमारा क्या आइसोलेटेड सिस्टम है। ये हमारा, ये क्या है, विलगित निकाय है। इसमें ना तो कोई कार्य होगा, ना ही ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। ठीक है, परंतु कुल ऊर्जा जो रहेगी, बॉडी की सिस्टम की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या है, स्पेस है। चलिए थर्ड चलते हैं हम लोग। थर्ड में हमारा क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम है। समदाबी कर लीजिएगा इसको। आइसोबेरिक प्रोसेस क्या है, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसमें दाब हमारा, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब हीट जो दोगे उसके वैल्यू किसके बराबर होगा, Q बराबर एम सी पी डेल्टा टी। यहाँ पे सी पी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है। और इसमें जो इंटरनल एनर्जी निकालोगे, हीट कितनी आएगी, एम सी पी डेल्टा टी आएगी। आंतरिक ऊर्जा कितनी आएगी, एम सी वी डेल्टा टी आएगी। एम सी वी डेल्टा टी, सी वी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कार्य कितना आएगा, पी डेल्टा वी। आइसोबेरिक प्रोसेस होता है क्या, समदाबी प्रक्रम क्या होता है, जिसमें दाब कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे क्यू का मान कितना होता है, यू का मान कितना होता है, डेल्टा यू का मान, और डब्ल्यू का मान हमको पता है, फॉर्मूला पता है। इस पे जो क्वेश्चन आएगा हम लोग न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रोसेस हमारा है आइसोकोरिक प्रोसेस, इसे बोलते हैं सम आयतनिक। साफ साफ क्लियर हो रहा है कि आयतन समान होने वाला है। आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं।
समायतनिक प्रोसेस। इसमें क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, अगर आयतन कांस्टेंट है तो W बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, W बराबर बनता है P इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब आयतन में होने वाला परिवर्तन। अगर आयतन में परिवर्तन शून्य है तो कार्य कितना हो गया, यहाँ पर जीरो आएगा। अगर कार्य जीरो है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा का मान कितना आएगा, एम सी वी डेल्टा टी आएगा। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से कर सकते हैं। अगला प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा, P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है इज ऑलवेज कांस्टेंट। पी वी क्या आता है, नियत रहता है। इसमें क्या रहेगा, समतापी मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा, हर जगह टेम्परेचर की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर डेल्टा यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, दी की ऊष्मा या ली की ऊष्मा का मान किसके बराबर है, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर समतापीय प्रक्रम में तो किसी पिंड के समतापीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्य निकालने का एक फॉर्मूला बनता है P1V1 लॉग बेस ई लेके चल रहे हैं V2/V1 फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, अंतिम आयतन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला और बनता है P1V1 लॉग बेस सी P1 अपॉन P2 इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, प्रारंभिक दाब बटे अंतिम दाब। अगर बेस 10 की बात करेंगे तो इन दोनों फॉर्मूले में 2.303 से गुणा कर देना। बेस ही हमारा जो लॉग बेस ही होता है, नेचुरल लॉग होता है, प्राकृतिक लॉग होता है, बेस 10 लॉग दूसरा लॉग होता है। बेस 10 लॉग का यूज़ करते हैं हम लोग एल्जेब्रा में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बेस 10 का यूज़ करते हैं। और बेस ई लॉग का यूज़ कहाँ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, अवकलन समाकलन में यूज़ करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो दोनों फॉर्मूले में 2.303 से गुणा कर देंगे तो लॉग बेस 10 बन जाएगा। ठीक है, एक लास्ट प्रोसेस बनता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है भाई, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट आएगा। या तो एक फॉर्मूला और बनता है क्या, टी इंटू वी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट आएगा। या एक फॉर्मूला और बनता है पी इंटू पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट आता है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग सिस्टम के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऊष्मा का मान क्या होने वाला है, नियत होने वाला है। हीट चेंज, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा नहीं तो वैल्यू कितनी आएगी, हीट में जो डिफरेंस आएगा ऊष्मा के परिवर्तन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। और डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालोगे, किया गया कार्य कैसे निकालोगे, P1V1 माइनस का P2V2 अपन गामा -1, P1V1 माइनस P2, 1 मतलब क्या इनिशियल, 2 मतलब फाइनल। ठीक, गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो। गामा का मान कैसे निकालो, गामा का मान CP/CV। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, क्या, जीरोथ लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ क्या था, और एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ